अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ कि क्लासेस में बहुत देरी हो गई, लेकिन माज़रत के साथ मैं इसकी वजूहात भी बताना चाहूँगा कि क्या वजह रही है इसके देरी से आने की। सबसे पहले मैंने रीड का सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी उसकी डिमांड थी। काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स से, काफ़ी पढ़ने वाले साथियों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर क्लासेस स्टार्ट की जाए। मेरी कोशिश थी मैं क्लासेस बहुत जल्द से जल्द शुरू करूं, लेकिन पहले मेरे साथ जो परेशानी आई वो ये आई कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। उनके लिए क्लासेस देना बहुत ज़्यादा मस्ट था मेरे लिए, इसलिए आपका काम थोड़ा डिले हो गया। थोड़े दिन बाद जब मैंने सोचा क्लासेस स्टार्ट की जाए तो फिर रमज़ान आ गया और इस मुबारक महीने को मैं दूसरे किसी काम में ज़ाया नहीं करना चाहता था। तो इस पूरे रमज़ान में इबादत की गर्ज़ से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ईद के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू क्लासेस आएंगी, मैंने काफ़ी कमेंट्स के रिप्लाई में किया था, कहा था। लेकिन जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ईद के ही ठीक एक दिन पहले यहाँ कर कुछ मामला ख़राब हो गए थे और इस वजह से इस शहर का, पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया था। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि बिना नेट के, बिना इंटरनेट सर्विस के कोई भी काम करना कितना दुश्वार और कितना मुश्किल होता है। इस वजह से आपको इस क्लासेस को मिलने में बहुत देरी हो गई। तो लगातार 8-10 दिन तक नेट बंद रहा और इस वजह से ये परेशानी आपको उठाने पड़ी। बहरहाल अब इंटरनेट सर्विस उपलब्ध हो चुकी है, मुहैया हो चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस में किसी तरह का कोई डिले ना हो और इंशाल्लाह कंटिन्यू क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस सिलेबस को, इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें पहले ही बता देना चाहता हूं, ताकि आप बार बार ना तो मुझसे कमेंट में ये बातें पूछें और ना ही उन बातों का इसरार करें बार बार। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आप उन बातों को अपने जहन में सेट कर लें, अपने दिमाग में फ़िट कर लें उन बातों को। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे बिना किसी बातचीत के, बिना किसी दखल के। पहली बात, हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये है रीट का सिलेबस। ठीक है, रीट में जिस तरह के सवालात इससे पहले गए या गत इम्तिहानों में पूछे जा चुके हैं, उन इम्तिहानों का पूरा मुआयना करने के बाद, पूरा मुआजना करने के बाद ये देखा गया है कि किस तरह से और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके रीट सिलेबस से अकॉर्डिंग या उससे मैच होता होगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से लोगों के मैंने चैनल्स देखे हैं, बहुत से लोगों का मैंने कंटेंट देखा है, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, फ़न, उस चीज़ को बताने के लिए उनके ऊपर लोड बढ़ा दिया जाता है और इतना ज़्यादा कंटेंट उनको दे दिया जाता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कितना याद करना है और कितना याद नहीं करना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही कम मवाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझाने की क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। यानी मवाद कम होगा लेकिन समझाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा, ताकि आप कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप समझ सकें और किसी तरह के भी सवाल को आप छोड़ें नहीं, हर सवाल आपका बेहतर हो और सही हो। अब आती है तीसरी बात, मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी कंटेंट जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपका छूटे और एग्ज़ाम में से सवाल आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, फिर भी हो सकता है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मेरे पढ़ाते वक्त कोई टॉपिक या कोई ऐसा वर्ड रह जाता है जो आपको बताना ज़रूरी था, लाजमी था, और हो सकता है क्लास में वो चीज़ छूट गई हो। तो क्लासेस आपकी ज़्यादा नहीं है, 30-35 या 40 क्लासेस में आपका सारा काम, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में आपके पास काफ़ी टाइम है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले मैंने आपके लिए MCQs तैयार किए हैं। बाद में MCQs की जो सीरीज़ आएगी, उस MCQ सीरीज़ के अंदर हम जो चीज़ें छूट जाएंगी उनको भी हम कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, अब आती है तीसरी और इसके बाद चौथी बात।
आपको क्लासेस जब मिलती है, जब आप एक क्लास देख लेते हैं, एक क्लास को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उस क्लास से रिलेटेड आपको अपना रिव्यू ज़रूर देना है कमेंट में कि सर हमें ये चीज़ पसंद आई है और ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर पसंद आई है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और बात समझ में नहीं आई है पूरी क्लास में, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा बिंदु रह जाता है जो आपके जहन से परे हो जाता है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कोशिश करें कि मुझे बताएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास जो आए मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, भले ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, भले ही क्लास चेंज हो गई है, क्लास में नया टॉपिक ले चुके हैं, लेकिन जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा पहले उन कमेंट्स का जवाब दूँ, आपकी उन क्यूरीज़ को पहले दूर करूं, उसके बाद जाकर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं, ताकि आपका कोई भी सवाल कभी ज़ाया ना हो। और अब सबसे आखिरी और सबसे ख़ास बात, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। जो क्लास आपको यहाँ मिल रही है आप YouTube पे आराम से देखें, बस आपको ये कोशिश करनी है, यहाँ आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। बस अपने भाई बहनों तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, यही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। और आप कभी ई नोट्स की मुझसे डिमांड कभी ना करें, मैं आपको ये बात बिल्कुल खरा कर कह रहा हूँ, समझा कर कह रहा हूँ। आप मुझसे ई नोट्स के लिए कभी भी इसरार ना करें कि सर हमें ई नोट्स चाहिए, PDF फाइल्स चाहिए, इस बारे में आप कभी भी मुझसे ज़िक्र ना करें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई रिप्लाई या कोई जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा। जो भी बातें हैं मैं आपको क्लास में समझा पा रहा हूँ, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं अपने पास, ज़्यादा ही आपको लगता है तो, और आप कोशिश करें वीडियो से ही आप सब चीज़ें याद करने की कोशिश करें। मैं आपको ई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरीज है, आपके पास कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें ये बातें जाननी थी और ये बातें हमें और समझनी थी, या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अच्छी बातों को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं, और जो आपको कमियां लगती है कि सर हमें ये चीज़ और ज़्यादा जाननी थी या ये चीज़ हमारी कमी रह गई है, मैं उन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं दो बातें ना आपसे रिलेटेड बताता हूँ, ये सब बातें मेरे से रिलेटेड थी, दो बातें मैं आपसे रिलेटेड बता देता हूँ। कुछ लोग अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी क्लासेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बातों को बहुत ज़्यादा डीपली बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को बहुत लंबा लंबा खींच लेते हैं। मैं क्लासेस को बहुत ज़्यादा लेंथी, आधे घंटे 2-2 घंटे की क्लासें नहीं बनाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि आपको 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक समझाऊं, ताकि जब भी आपका मन करे पढ़ने का, आप एक वीडियो खोलें, फटाफट उस चीज़ को समझें और नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ जाएं। मेरी कोशिश रहेगी छोटे छोटे वीडियो और छोटे छोटे कंटेंट लेने की, और हर चीज़ को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में, बहुत ही कम कंटेंट में आपको सारी बात समझाई जाएगी। और मैं ये भी दावा तो नहीं करता, पर उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप उन छोटी छोटी बातों से ही सारी बातों को समझ पाएंगी, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ बातों का सिलसिला ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपकी मेहरबानी। बाकी मैं क्लास को शुरू करता हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी है ज़बान की तारीफ़, लैंग्वेज और भाषा। सबसे पहले बात यह है कि हम जो रीट का पेपर देने जा रहे हैं, इसमें एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। दो आपको ज़बान चुननी है, दो भाषाएं आपको, दो लैंग्वेजेस आपको इसमें चूज़ करनी है, चुननी है। उसके बाद अगर साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो तो साइंस मैथ्स का पेपर देना है, और SST के स्टूडेंट्स हो तो SST का पेपर देना है, GK का पेपर देना है। ये सब चीज़ें आने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है भाषा। हम जो भाषा पढ़ रहे हैं, हम जो ज़बान पढ़ रहे हैं, ये ज़बान है उर्दू। इस ज़बान का नाम है उर्दू। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसी बातों से अपनी कहानी को, अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़बान की तारीफ़। ज़बान क्या है, हम कौन सी ज़बान पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू। देखिए, ज़बान जिन आवाज़ों के ज़रिए इंसान अपने एहसासात और ख़यालात को मुंतकिल करता है, यानी दूसरों तक पहुंचाता है, यही ज़बान कहलाता है। दूसरे वीडियोस में, दूसरे कंटेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें समझाई गई होगी, यहाँ पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये बताया जाता है जिन आवाज़ों के ज़रिए, आवाज़ जो हम मुंह से निकाल रहे हैं, जो हमारे मुंह से बातें निकलती है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी एक आवाज़ है, आप इसी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ना। ये जो आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है, जिन आवाज़ों के ज़रिए, जिन आवाज़ों के द्वारा इंसान अपने एहसासात और ख़यालात, एहसास यानी भावनाएँ, ख़यालात उसके तजुर्बे, उसकी सोच को मुंतकिल करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरित करता है, यानी दूसरों तक पहुँचाता है, यही ज़बान कहलाता है।
किसी भी लफ्ज़ से, अब मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ आपको बोल कर समझा रहा हूँ आप इसे सुन पा रहे हैं, यानी मैं अपने ख़यालात को, मैं अपनी सोच को, मैं अपनी समझ को आप तक क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यानी जो बातें अब तक मैं जानता था वो बातें अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो बातें आप भी जानने लगेंगे। तो मैंने अपने ख़यालात को, अपनी सोच को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, आप लोगों में मुंतकिल कर दिया। आप लोगों ने इसे सुन लिया तो ये क्या हो गई, ज़बान हो गई। जिस ज़बान से, जिस मुंह से मैंने आवाज़ निकाली, यही आवाज़ क्या बन गई, ज़बान बन गई। क्लियर? कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ जाएंगे बहुत ईजीली। तो ज़बान किसे कहते हैं, जिन आवाज़ों के ज़रिए इंसान अपने एहसासात को, ख़यालात को एक दूसरे में मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है, यही चीज़ क्या कहलाती है, ज़बान कहलाती है। आगे देखिए, ज़बान की किस्में, ज़बान की 3 किस्में पाई जाती हैं। ज़बान की 3 किस्में होती हैं। पहली इशारों की ज़बान, दूसरी आवाज़ों की ज़बान और तीसरी अलामतों की ज़बान। देखो, एक ज़बान का मतलब होता है टंग, ठीक है, जीभ जिसे कहते हैं, जिहवा जिसे कहते हैं। ये ज़बान वो ज़बान नहीं है जो हमारे मुंह के अंदर होती है, ज़बान, जीभ, ये वो ज़बान नहीं है। ज़बान का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आपने 12th क्लास तो पास की होगी, जाहिर सी बात है। आपके 12th क्लास में उर्दू साहित्य को कहा जाता है उर्दू अदब। क्या कहा जाता है, उर्दू अदब। तो यहाँ पर अदब से मुराद क्या है, साहित्य। वर्ड वही है, वही ज़ेर ज़बर पेश हैं, कोई चेंज नहीं है। इसी अदब को हम दूसरे लफ्ज़ों में किसी को कहते हैं, थोड़ा अदब से बात किया करो, बड़ों के साथ अदब से पेश आया करो। ये भी अदब है और ये भी अदब है, लेकिन उस अदब का मतलब है कि अदब से पेश आया करो, यानी इज़्ज़त के साथ पेश आया करो, सम्मान के साथ पेश आया करो। और दूसरा जो अदब है, उस अदब का मतलब है साहित्य। ऐसे ही यहाँ पर जो ज़बान शब्द है, यहाँ पर जो ज़बान लफ्ज़ है, ये ज़बान ना कि उस ज़बान के लिए कहा जाता है जो कि हमारे मुंह में है, जो जिसको जीभ कहा जाता है हिंदी में, वो नहीं, बल्कि यहाँ पर ज़बान से मतलब है भाषा, एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज 3 तरह की होती है। पहली इशारों की ज़बान, दूसरी आवाज़ों की ज़बान और तीसरी अलामतों की ज़बान। अब ये क्या है तीनों चीज़ें, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी छोटी बातों को हम बिल्कुल पकड़ते सिरे से लेकर चलेंगे, ताकि आप स्टार्टिंग से ही समझें कि सबसे पहले ज़बान की शुरुआत करते हैं हम। किसको पढ़ते हैं, उर्दू ज़बान से भी शुरुआत से, उसके भी पहले से कि ज़बान चीज़ क्या है, भाषा किस चीज़ का नाम है, भाषा कहते किसे हैं। पहले हम ये बातें से समझेंगे कि भाषा आई कैसे, भाषा है क्या चीज़, ज़बान है क्या चीज़। उसके बाद हम उर्दू की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम जो भी उसके मरहले, जो भी चरण आएंगे, हम बारी बारी उनको आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा है ज़बान की किस्में। ज़बान की किस्में 3 तरह की होती है, बारी बारी हम इनको समझते हैं। पहला जो है वो है इशारों की ज़बान। क्या है, इशारों की ज़बान। इंसान जब अपने ख़यालात को इशारों के ज़रिए पहचानता है, यानी अपने जिस्म के अज़ा की हरकत के ज़रिए अपने ख़यालात को पहुँचाता है, तो यही इशारों की ज़बान कहलाती है। यही हो गया है। ज़बान की नशो नुमा का इब्तदाई मरहला इशारों की ज़बान है। देखिए, समझिए, इंसान के ख़यालात, इंसान के जो ख़याल हैं, उसको जब वो अपने जिस्म के आज़ा कहते हैं अंग को, आज़ा कहते हैं अंग को, तो इंसान जब अपने जिस्म के अंगों से, अपने शरीर के अंगों के ज़रिए किसी बात को इशारों के रूप में जब किसी बात को समझाने की कोशिश करता है, कोई बात बताना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, तो ये इशारों का करना क्या कहलाता है, ज़बान कहलाता है। ये इशारों की ज़बान कहलाती है। क्या कहलाती है, इशारों की ज़बान। ये बात तो हम भी जानते हैं, हमने साइंस में या सामाजिक विज्ञान की पुरानी किताबों में पढ़ा है कि इंसानों के पूर्वज कौन थे, वन मानुष थे। धीरे धीरे इंसानों ने तरक्की की। हालांकि शरीयत इसको कबूल नहीं करती है, ठीक है, शरीयत इसको कबूल नहीं करती है कि इंसान मनुष्य थे। लेकिन हाँ, एक साइंस की बात देखी जाए, सामाजिक की बात देखी जाए, तो जैसा हम किताबों पढ़ते आए हैं, तो वो लोग जाहिर सी बात है भाषा नहीं जानते थे, कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, तो वो लोग इशारों में ही अपनी बातें कर लिया करते थे। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि भाषा की जो शुरुआत है, ज़बान की जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत का पहला जो मरहला है, मरहला कहते हैं चरण को, मरहला कहते हैं चरण को। तो जो पहला जो चरण है, पहली जो शुरुआत है, वो कहाँ से हुई है, इशारों की ज़बान से हुई है। तो सबसे पहले कौन सी ज़बान थी, इशारों की ज़बान थी। यानी इंसान अपनी बातों को, अपने ख़यालात को एक दूसरे में इशारों के ज़रिए ही बातें किया करते थे, और यही उनकी ज़बान थी। अब आप सोचेंगे इशारों की ज़बान क्या होती है। अरे देखो, अब यहाँ पर मेरा फेस तो आपको नज़र नहीं आ रहा, पर मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि जैसे कि प्यास लगती है तो इंसान मुंह पर हाथ लगा के बता देता है मुझे प्यास लग रही है, ठीक है।
इस तरह की इंसान इशारे करके समझा सकता है कि इंसान पेट पर हाथ रख के इशारा कर सकता है मेरा पेट में दर्द है, यानी कुछ भी इशारे से कहकर बात कह सकता है। हालांकि अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम भाषा तो अब प्रगति कर चुकी है, भाषा तरक्की कर चुकी है, ज़बान आगे बढ़ चुकी है, तो अब हमें ज़रूरत नहीं इशारे करने की। लेकिन एक बात है, एक चरण है कि हाँ, सबसे पहले इशारों की ज़बान इस वजूद में आई, उसके बाद इशारों की ज़बान आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, देखिए दूसरा जो चरण है, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा आवाज़ों की ज़बान। क्या है दोस्तों, आवाज़ों की ज़बान। इंसान जब अपने ख़यालात को आवाज़ों के ज़रिए पहुंचाता है और दूसरों की आवाज़ों को सुनकर उनका मानी और मतलब समझता है, तो यही आवाज़ों की ज़बान कहलाती है। आवाज़ों की ज़बान कहलाने का ज़बान से क्या मुराद है, ज़बान से क्या मुराद है, यानी हम जो बात कहते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ निकलने के बाद अगला शख्स, दूसरा शख्स उसको बात को समझे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बोल दिया, आपने कुछ भी बोल दिया, झिंगा लाला हु बोल दिया, लेकिन अगला समझा ही नहीं आपने क्या कहा, तो वो ज़बान हो जाएगी? नहीं, वो ज़बान नहीं होगी। सर आपने ही तो कहा था मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ ज़बान होती है। यही तो बात है। किसी बच्चे ने बोल दिया टर, अब बताओ टर का क्या मतलब है, तो सर आवाज़ तो निकली है ना, सर टर का मतलब क्या होता है? तो आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि जो आवाज़ निकली है, जो साउंड निकला है वही ज़बान है, यानी जो लफ्ज़ निकले हैं, जो आवाज़ें निकली है, उस आवाज़ों का कुछ मतलब, कुछ माना भी होना ज़रूरी है, और दूसरा शख्स, सामने वाला शख्स उस लफ्ज़ को, उस आवाज़ को समझना भी ज़रूरी है कि वो उन लफ्ज़ों को समझे कि ये शख्स मुझसे क्या बात कहना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ आवाज़ से ही मुराद नहीं कि सिर्फ आवाज़ ही को हम ज़बान कह देंगे, उन आवाज़ों का कुछ माना होना भी ज़रूरी है। ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है जिसमें इंसान दूसरों की नक़ल और तक़लीद करके सीखता है। ये आपको छोटे छोटे सवाल में आप, ये हो सकता है पहले की सवाल पूछा जा चुका है, पहले हम देख चुका हूँ। ज़बान इक्तिसाबी अमल है। क्या है इक्तिसाबी अमल? कहते हैं अर्जन प्रक्रिया को। ज़बान क्या है? अर्जन प्रक्रिया, यानी सीखने वाली प्रक्रिया है कि इंसान जब लोगों को बोलता हुआ देखता है तो सीख जाता है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इस बात को। कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, पुष्कर मेला देखा होगा, गाँव के देहाती लोग देखे होंगे, जो लोग टूरिस्ट से बात करते हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं बिल्कुल, जिनको कुछ आता जाता भी नहीं है, स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी टूरिस्ट वगैरह से अलग अलग फ्रेंच लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ना तो उन्होंने कोई क्लास ज्वाइन की है, ना वो कभी स्कूल गए हैं, ना उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। कैसे करते हैं? ये आपने यूट्यूब पे काफ़ी चैनलों पे देखा होगा आपने, ठीक है। गाँव के देहाती लोग भी काफ़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं, या कोई टूरिस्ट, कोई फोर्ट है, कोई किला है, वहाँ पर कोई शख्स है, वो 4-4, 5-5, 6-6 भाषाएं बोल लेता है, जो कभी स्कूल भी नहीं गया है। ये सब बातें कहाँ से आती है? ये इसीलिए आती है कि ज़बान एक इक्तिसाबी अमल है, यानी अर्जन प्रक्रिया है। इंसान लोगों की ज़बान को देखता है, सुनता है, और उसको सीखने और समझने की क्या करता है? कोशिश करता है। और इसी तरह ज़बान क्या होती है? आगे ज़बान की नशोनुमा होती जाती है, ज़बान आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो पहली जो ज़बान थी वो थी इशारों की ज़बान, कि इंसान अपनी बातों को इशारों में कहता था। दूसरी जो ज़बान थी वो थी आवाज़ों की ज़बान, कि आवाज़ के ज़रिए इंसान अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता था, मुंतकिल करता था, समझता था और समझाता था, और समझाता है। ठीक है, करंटली, ऐसा नहीं ये पुरानी बात है, आज भी हम ये कर रहे हैं, और करंटली मैं भी इस वक्त ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से आप लोगों को बात बता रहा हूँ, और आप अपने कान के ज़रिए उन आवाज़ों को सुनकर उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है तीसरी और आखिरी बात, अलामतों की ज़बान। क्या है दोस्तों? ये है अलामतों की ज़बान। अब अलामत क्या चीज़ है? इंसान ने जब उन आवाज़ों को जब तहरीरी शक्ल में इस्तेमाल किया तो यही अलामतों की ज़बान कहलाया। कोई भी ज़बान अल्फाज से मिलकर बनती है, अल्फाज हरूफ से मिलकर बनते हैं। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी बामानी इकाई लफ्ज़ होती है। अब आप समझिए अलामतों की ज़बान क्या होती है। सबसे पहले इंसान ने इशारे करना सीखा, ठीक है, ये सभी जानते इशारे कैसे करते हैं। इशारे करना सीखा, फिर उसने बोलना सीखा, ठीक है। अब उन बोली हुई बातों को, बोलने वाली उन ज़बानों को जब उसने तहरीरी शक्ल में, यानी लेखन शैली में, जब उसने अपने इन लफ्ज़ों को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो यही क्या कहलाई? अलामतों की ज़बान कहलाई। और आज के इस दौर में ये दोनों ही ज़बानें प्रचलन में हैं, यानी राइज है। यानी आज अलामतों की ज़बान भी राइज है और आवाज़ों की ज़बान भी राइज है। हम बोल कर भी बताते हैं। अलामत की ज़बान वो है जो आप सामने तहरीर देख रहे हैं,
देखो, मैंने किसी को बोला, सपोज़ मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम उर्दू ज़बान के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैंने कह दिया उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उर्दू चीज़ क्या है, उर्दू मैंने बोल तो दिया, पर लिखेंगे कैसे, तहरीरी शक्ल क्या है। तो हमने बताया कि ये अलीफ़ होता है, ये रा होता है, ये दाल होता है और ये वाव होता है। इस पूरे लफ्ज़ को, इस पूरे हरूफ को, इन चारों हरूफ को मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है वो उर्दू कहलाता है। तो ये जो तहरीरी शक्ल है ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी अलामतों की ज़बान। क्या कहलाएगी, अलामतों की ज़बान। दूसरी बात, कोई भी ज़बान अल्फाज से मिलकर बनती है, अल्फाज हरूफ से मिलकर बनते हैं। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी बामानी इकाई लफ्ज़ होती है। किसी भी ज़बान की, देखिए एक लफ्ज़ बीच में लिखा है बामानी, यहाँ पर गलती होती है और सवाल पहले आ चुका है, कई बार बारहा आ चुका है और हो सकता है फिर वापस से आ जाए। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो आप क्या जवाब देंगे। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों हरूफ। क्या होती है, हरूफ। हरूफ क्या होते हैं, अलीफ, बा, पा, ठीक है, ता, ये सब क्या है, ये जीम, ये सब क्या है, ये हरूफ हैं, ये एक एक हर्फ हैं। इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए ये क्या कहलाएगी, सबसे छोटी इकाई कहलाएगी किसी भी ज़बान की। क्या कहलाएगी, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हुरूफ कहलाएगी। किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, हुरूफ कहलाएगी। गलती ना करें, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हुरूफ कहलाएगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए किसी भी ज़बान की सबसे छोटी बामानी इकाई क्या है, अरे अगर मैंने लिख दिया कि किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई बा है, तो बताओ बा का कोई मतलब है क्या। ये एक हुरूफ है, ये एक हर्फ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कहा जाए कि सबसे छोटी बामानी इकाई कहा जाए तो हम क्या बताएंगे, किसी ज़बान की सबसे छोटी बामानी इकाई लफ्ज़ होती है। क्या होती है दोस्तों, लफ्ज़ होती है, जिसका कुछ मतलब निकलना ज़रूरी है, जिसका कोई लफ्ज़ का मतलब निकलना ज़रूरी है। और लफ्ज़ के टुकड़े किए जा सकते हैं, हरूफ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, हुरूफ कहलाएगी। और लफ्ज़ सबसे छोटी बामानी इकाई कहलाएगी। सबसे छोटी, मान लीजिए मैंने लिखा पानी, क्या लिख दिया, पानी, ये किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी, लेकिन बामानी इकाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बामानी। पानी का कोई मतलब है, हाँ पानी का मतलब है, पानी का मतलब है। पानी को क्या कहेंगे, पानी को हिंदी में जल कहा जाता है, इंग्लिश में से वाटर कहा जाता है। पानी वो चीज़ होती है जो पीने के काम में आती है, नहीं मतलब निकलना इसका क्या है, ज़रूरी है। समझ गए आप बात। इस तरह ज़बान की क्या होती है दोस्तों, 3 शक्लें होती है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। उम्मीद करता हूँ आप तीनों ही बातें समझ चुके होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे और ख़ास टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमने जो चीज़ पढ़ी है कि ज़बान की 3 शक्लें होती है, तो 3 शक्लें जो मैंने बताई है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। तो जितनी भी ज़बानें मौजूद हैं, जितनी भी ज़बानें शक्ल में आई है, जितनी भी ज़बानें वजूद में आई हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी ज़बान, कोई भी भाषा, सभी का तरीका यही रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप बात को समझने का कि हम जान रहे हैं ज़बान के बारे में। तो ज़बान कोई सी भी हो, सभी ज़बान ऐसे ही सामने आई हैं। समझ गए बात। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उर्दू के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उर्दू के बारे में। तो उर्दू ज़बान जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम कुछ चंद मालूमात पहले जान लेते हैं कि उर्दू जो लफ्ज़ है, पहले इसके बारे में समझते हैं। उर्दू ज़बान की मालूमात, रस्मुल ख़त, ख़त नस्ख़ और ख़त नस्तालिक। उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। रस्मुल ख़त कैसे कहते हैं दोस्तों, रस्मुल ख़त कहते हैं लिपि को। किसे कहते हैं, लिपि को। जैसे इंग्लिश की लिपि है रोमन, हिंदी की लिपि है देवनागरी,
इसी तरह उर्दू की 2 रस्मुल ख़त हैं, ख़त नस्ख और ख़त नस्तालिक। लेकिन इम्तहान में आपको ज़्यादातर क्या दिया जाता है, हमेशा ऑप्शन में ख़त नस्तालिक ही दिया जाता है। और इस वक्त जो ये इबारत आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो लिखा हुआ है ना सब कुछ, ये कौन सा रस्मुल ख़त है, ये ख़त नस्तालिक ही है। तो इस तरह आपको समझना है कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है। उर्दू का रस्मुल ख़त है ख़त नस्तालिक। किसी भी ज़बान को लिखने के लिए उसका एक रस्मुल ख़त होना भी ज़रूरी है, उसका एक रस्मुल ख़त होना भी ज़रूरी है, उसकी एक लिपि होना भी ज़रूरी है। कोई भी ज़बान किसी भी लिपि में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। उसका एक लिपि, उसकी खुद की एक शैली होना क्या है, ज़रूरी है। तो उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो क्या है, ख़त नस्तालिक। ख़त नस्ख भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ख़त नस्ख में क्या होता है, अरबिक लैंग्वेज लिखी जाती है, अरबी ज़बान लिखी जाती है, और ख़त नस्तालिक में उर्दू लिखी जाती है। दूसरी टॉपिक देखिए, उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी और अरबी। उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो फ़ारसी भी है और अरबी भी है। अब ये क्यों है, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा सब बातें। उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी भी है, अरबी भी है। फ़ारसी और अरबी दोनों से मिलकर ही उर्दू ज़बान बनी है। अब कैसे मिली है ये मैं आपको डिटेल में बताएंगे सारी बात। उर्दू का मानी, उर्दू जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का मानी क्या है, उर्दू लफ्ज़ का मानी है लश्कर। उर्दू का मतलब क्या है, इस वर्ड का भी मतलब है, इसका मतलब है लश्कर। इसे फ़ौज भी कहते हैं और उर्दू को खिचड़ी भी कहते हैं। उर्दू को खिचड़ी भी कहते हैं, फ़ौज भी कहते हैं। इम्तिहान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है वो है लश्कर, कि उर्दू लफ्ज़ का असल में मानी क्या है, इसका लग़वी मानी क्या है। तो आप क्या जवाब देंगे, लश्कर। क्या देंगे जवाब, लश्कर। अब आता है उर्दू का नाम। उर्दू को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन नामों से किन बढ़ते चढ़ते यहाँ पर पहुँची है। उर्दू को हिंदी कहा जाता है, उर्दू को हिंदी भी कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है, ज़बान दहली कहा जाता है, दक्कनी कहा जाता है, उर्दू मुअल्ला कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है, और फाइनली लास्ट में इसका नाम उर्दू तो हम जानते ही हैं। उर्दू को इतने नामों से पहले जाना गया है और लास्ट में इसको उर्दू के नाम से ही मौसूम किया गया। इसी नाम से इसको सबसे ज़्यादा प्रचलन मिला और इसी नाम से इसको आज तक जाना जाता है। लेकिन इम्तिहान में आपको हो सकता है इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिए जाएं और चौथा ऑप्शन कुछ भी आपको मनगढ़ंत दे दिया जाए और कहा जाए बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज़ है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो उर्दू के नाम से नहीं जाना जाता, या उर्दू को जिस नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपको अगर ये सारे लफ्ज़ याद होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ 3 लफ्ज़ तो हम जानते हैं, और चौथा जो लफ्ज़ इन्होंने गलत दिया है ये लफ्ज़ उर्दू से नहीं जाना जाता है। समझ गए बात। तो उर्दू को किन नाम से जाना जाता है, उर्दू को हिंदी से जाना जाता है, हिंदवी से ज़बान दहली, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और उर्दू के नाम से जाना जाता है। ये 7 नाम आपको दोस्तों याद करना ज़रूरी है। ये था सिर्फ उर्दू वर्ड जो है उर्दू, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, उर्दू क़वाइद और उसकी तारीफ़। तो चूँकि मैंने कहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं वो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उर्दू क़वाइद और उसकी तारीफ़ को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप मुझे इसके बारे में डिटेल में ज़रूर बताएं और अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी चीज़ आपको जाननी है, समझनी है, या हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है, वो सब बातें आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।